हेलो एवरीवन, वेलकम टू YCT बुक ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं NCERT के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर से हम शुरुआत करने वाले हैं अपने सिलेबस की। ठीक है, तो देखिए ये पहला चैप्टर है NCERT का, द लिविंग वर्ल्ड। इसी से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आ रही है लिविंग, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लिविंग से मतलब क्या है हमारा, लिविंग के क्या प्रॉपर्टी होंगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिससे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे दिमाग में, तो वो तो यही आता है कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग से आखिर हम तात्पर्य क्या करना चाहते हैं या लिविंग को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कोई भी वस्तु लिविंग है कि नहीं है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि लिविंग है जो भी मटेरियल होगा वो लिविंग होगा, वो कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ और बीइंग अलाइव। क्या लिविंग से मतलब है कि उसमें लाइफ है और या फिर वो जिंदा है या अलाइव है, तो क्या इससे हम डिफाइन कर पाएंगे कि लिविंग है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट है जो है समथिंग दैट कैन कैरी आउट सम इसेंशियल फीचर्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात आई है कि उसमें क्या होने चाहिए, इसेंशियल फीचर्स होने चाहिए। इसेंशियल फीचर से मतलब क्या है हमारा कि अगर कोई लिविंग है, कोई भी पदार्थ, कोई वस्तु, कोई ऐसा मैटर जो लिविंग है, उसमें क्या होंगे, कुछ स्पेशल इसेंशियल फीचर्स होंगे जो बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट लिविंग है या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लिविंग है तो उसमें लाइफ है तो हम उसको क्या करेंगे, कैरेक्टराइज कर देंगे कि ये लिविंग है, ये सिर्फ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड कैन कैरी आउट सेलुलर एक्टिविटीज। अच्छा, यहाँ पे एक बात आ रही है कि जो लिविंग सेल्स होंगी वो किस चीज की बनी होंगी, वो सेल्स की बनी होंगी। तो क्या जो नॉन लिविंग वस्तुएं हैं या जो भी नॉन लिविंग मैटर्स हैं, क्या वो सेल की नहीं बनी होती हैं? तो ये भी एक कहेंगे कि डिफाइन कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैन कैरी आउट सेलुलर एक्टिविटीज। जो लिविंग होगा उसमें ये क्या होगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में देखने को मिलेगी। क्या कि लिविंग के अंदर या लिविंग कोई भी वस्तु है उसके अंदर ही सेलुलर एक्टिविटीज होंगी। अच्छा, सेलुलर एक्टिविटीज से हमारा मतलब क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सेलुलर एक्टिविटीज हैं कि नहीं। तो उसके भी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि आगे बढ़ते हैं उसके बारे में देखते हैं कि क्या डिफाइन करेंगे कि सेलुलर एक्टिविटी है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, हम डिफाइन करेंगे कि लिविंग क्या है तो उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे कि पहला है क्राइटेरिया, अगर बात करें तो वो हो जाएगा, पहला क्राइटेरिया है वो है ग्रोथ। ठीक, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, लिविंग का। फिर जो दूसरा होगा वो होगा रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सब में क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन से क्या तात्पर्य है हमारा, तो रिप्रोडक्शन उसको कहेंगे कि कोई ऑर्गेनिजम्स अपने समान ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या अपने समान ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है या रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको ही हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से मतलब है कि जो भी लाइफ होगी सेल के अंदर या जो भी लिविंग सेल होगी उसमें क्या होगी, उसमें कुछ फैक्टर प्रेजेंट होंगे जिसके कारण उसकी बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होंगी, चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कैसा होगा, सेलुलर होगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, क्या होगा उसमें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब यही है कि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग चीजें हैं या जो भी लिविंग सेल्स हैं वो बनी होंगी सेल्स से ही बनी होंगी। सेल्स के बारे में एक फैक्टर बोलते हैं हम कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हमारे जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, वो कोशिका ही है। तो ये सेल मेन क्या फैक्टर हो जाएगा किस चीज के लिए, सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो क्या दिखाते हैं कि कोई भी वस्तु लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो चलिए अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है ग्रोथ। ग्रोथ से हमारा क्या तात्पर्य है, ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे, या कह सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी मैटर में अगर ग्रोथ हो रही है तो क्या वो डिफाइन करता है कि लिविंग है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ग्रोथ इज यूजुअली डिफाइंड बाय द इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे बोल क्या रहा है, ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ग्रोथ डिफाइन किया जा सकता है कि इंक्रीज इन मास एंड नंबर, या तो उसका मास बढ़ रहा है या फिर वो नंबर में बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ग्रोथ बोलेंगे। किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का मास बढ़ रहा है, उनके नंबर बढ़ रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ग्रोथ हो रही है। ह्यूमंस विजिबली ग्रो up to a certain age, but the cells keep on dividing and the new cells in the body keep on replacing the old ones। ह्यूमंस में अगर बात करें तो जो ह्यूमंस हैं उनकी जो ग्रोथ होती है, बेसिकली हम बात किस चीज की कर रहे हैं, ग्रोथ से हमारा यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि बॉडी ग्रोथ से मतलब है, ठीक है। तो ह्यूमन में अगर बात करें तो जो उनकी ग्रोथ होती है या बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन एज तक ही होती है, या कह सकते हैं कि एडल्ट होने तक ही उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। जब बच्चा क्या होता है, माँ के पेट से जन्म लेता है, उसके बाद से वो एक वयस्क व्यक्ति होने तक, एडल्ट होने तक ग्रोथ करता है। बात करें किस चीज की, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से की बॉडी ग्रोथ की, ठीक है। बट द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दस न्यू सेल्स इन द बॉडी कीप ऑन रिप्लेसिंग द ओल्ड सेल्स। बट जो सेल्स हैं वो बॉडी के अंदर ही क्या होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, और जो नई सेल्स बनती हैं वो क्या करती हैं, जो पुरानी सेल्स हैं उनको रिप्लेस करती रहती हैं। Some of the non-living things also seem to grow in size due to the accumulation of particle। अच्छा, यहाँ पे अब एक पॉइंट आया। अभी तक तो हम देख रहे थे कि ग्रोथ को कैसे पढ़ रहे थे, ग्रोथ को एक फैक्टर की तरह पढ़ रहे थे कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक फैक्टर है कि जिनमें ग्रोथ होगी वो क्या होगा, वो लिविंग होगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट आया कि सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जिनमें क्या होता है, जिनकी साइज बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहा है, किसके कारण से, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स के एक्यूमुलेशन से या पार्टिकल्स के जमा होने के कारण क्या होता है, उनका ग्रोथ बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ माउंटेन्स लिविंग थिंग्स ग्रो ड्यू टू सेल डिवीजन। जैसे कि अगर नॉन लिविंग में हम बात करें तो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, नॉन लिविंग की अगर बात करें ग्रोथ की, तो जैसे कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है, तो उसमें क्या है, बाहर से अगर पार्टिकल जुड़ते जाएंगे, आसपास की मिट्टी जुड़ेगी, कंकड़ जुड़ेंगे, पत्थर जुड़ेंगे, तो उसका साइज तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो वो फिर बात आ गई कि ग्रोथ को हमने इसी चीज पर डिफाइन किया था कि ग्रोथ क्या है, साइज का बढ़ना, मास का बढ़ना, बॉडी मास से या नंबर से बढ़ना। तो फिर वो साइज से बढ़ रहा है तो वो फिर ग्रोथ ही है ना। तो हम क्या कहेंगे कि नॉन लिविंग चीजों में अगर ग्रोथ हो रही है तो क्या उसमें भी जीवन क्या उस नॉन लिविंग थिंग्स में भी होगा, तो नहीं। ये क्या है, ग्रोथ एक कह सकते हैं कि ग्रोथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग में ही हो रहा है, ये नॉन लिविंग का भी एक फैक्टर है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा कि जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ है, उनमें क्या है, पार्टिकल्स के एक्यूमुलेशन से या पार्टिकल्स के जुड़ाव से, जैसे कि कंकड़, पत्थर, लकड़ी, कुछ भी है उनमें जुड़ता जाएगा तो उनका साइज भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो ग्रोथ ही तो हो रही है। लिविंग थिंग्स ग्रो ड्यू टू सेल डिवीजन। जो लिविंग होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, उनका जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, उसके कारण ग्रो करती हैं। तो हम इससे कंक्लूजन क्या निकालें, हम ग्रोथ को पढ़ तो लिए एज ए फैक्टर कि लिविंग का एक फैक्टर है, बट अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी चीज जिसमें ग्रोथ हो रही है तो वो लिविंग है कि नहीं है। तो इसका कंक्लूजन ये निकला कि thus the growth is not a defining character for what, defining character for what, for a being living सेल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये डिफाइन नहीं कर रहा, ग्रोथ डिफाइन नहीं कर सकती कि जो हमारी ग्रोथ हो रही है वो डिफाइन करे कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा
कि जो ग्रोथ है वो तो हो रही है। ग्रोथ से हमारा तात्पर्य यही था कि साइज का बढ़ना, मास का बढ़ना, और उसमें क्या है, नंबर का बढ़ना, यही तो ग्रोथ है। नॉर्मल भाषा में अगर पूछा जाए कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ से क्या आप समझते हो, तो ग्रोथ को हम यही बोलेंगे कि इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन शेप, इंक्रीज इन मास। तो उसी को तो हम ग्रोथ बोल रहे थे। तो वो तो फिर नॉन लिविंग में भी हो रही है, तो क्या नॉन लिविंग में फिर उसको हम कैटेगराइज करेंगे कि नॉन लिविंग में है कि लिविंग में है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो पहला फैक्टर है ग्रोथ, वो क्या है, वो लिविंग को डिफाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया कैंसिल कि हम ग्रोथ सिर्फ ग्रोथ अगर हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसको डिफाइन नहीं करेंगे कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अब जो दूसरा फैक्टर है वो है क्या, वो है रिप्रोडक्शन। जो दूसरा फैक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्या तात्पर्य है हमारा, इसके बारे में समझते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल लाइक इट्स ओन्स। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने समान ही दूसरे व्यक्ति को या दूसरी संरचना को, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। रिप्रोडक्शन के जनरली दो टाइप होते हैं, एक तो होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द मैमल्स लाइक ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज्यादातर अगर हम जंतुओं में बात करें या मैमल्स में बात करें तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करते हैं, वो अपने ही समान यंग वंश को क्या रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट व्हेन वी कंसीडर unicellular organisms like bacteria, growth and reproduction become ambiguous as both results from the division of cells। हम देख तो रहे हैं कि मैमल्स में बेसिकली होता है किसके द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं अपने समान जो भी जीव हैं। बट अगर बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ठीक, प्रोटिस्ट हो गए, तो इनमें क्या होता है, इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऐसा होता है कि उसके और भी टाइप हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, उसमें बडिंग आता है, फिजन आता है। बडिंग से मतलब कि उसकी मान लो कोई ऑर्गेनिजम्स है, बडिंग का मतलब क्या है, कोई ऑर्गेनिजम्स है उसकी बॉडी का कोई पार्ट कट के निकल रहा है या टूट के निकल रहा है, तो उस दूसरे जो टूटा हुआ पार्ट है उससे पूरा ऑर्गेनिजम्स बन सकता है। इसको हम बोलते हैं बड। बड बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसी संरचना है जो उसकी बॉडी से टूट कर निकल रही है, उसके बाद उसी टूटे हुए पार्ट से क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। एक और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता है जिसको हम फिजन बोलते हैं, और भी कई टाइप हैं। उसके बाद होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई टाइप होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन भी एक तरह से क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है किस चीज का, लिविंग का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिप्रोड्यूस करना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम रिप्रोड्यूस कर दिए, नंबर बढ़ा दिए, इंडिविजुअल बढ़ गए तो क्या उसको हम डिफाइन कर देंगे कि लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो इसको भी हम एक तरह से कह सकते हैं रिप्रोडक्शन अगेन कैन नॉट बी कंसीडर एज ए टिपिकल कैरेक्टर इन डिफाइनिंग लिविंग। ये भी आ गया भैया, दो तो कैंसिल हो गए। जो डिफाइनिंग फीचर हमने अभी गिने थे कि क्या है, 4-5 जो डिफाइनिंग फीचर है उनमें एक ग्रोथ था वो भी कैंसिल हो गया, रिप्रोडक्शन है वो भी कैंसिल हो गया। ये भी क्या कर सकते हैं, इसको हम कह रहे हैं कि ये टिपिकल कैरेक्टर नहीं है किस चीज का, बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो लिविंग ही होगा। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ होगा, लिविंग में ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ये होगा वो होगा, डिफाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि ये लिविंग है या लिविंग नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है मेटाबॉलिज्म। चलिए इसके बारे में देखते हैं, मेटाबॉलिज्म में क्या होगा। इट कंप्रेसेस ऑल द केमिकल रिएक्शंस गोइंग इनसाइड अ लिविंग सेल और बॉडी। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज पहले ही आ गया कि ये कहाँ होगा, लिविंग सेल के अंदर ही होगा, लिविंग सेल में या फिर लिविंग बॉडी में ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस होंगी। मेटाबॉलिज्म से मतलब क्या है,
मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं कि हमारी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या होता है, केमिकल फॉर्म में हम एनर्जी को लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गए, अदर न्यूट्रिएंट्स हो गए, उनको हम क्या करते हैं केमिकल फॉर्म में लेते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में एटीपी के सिंथेसिस होती है, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी एनर्जी करेंसी मिल रही है। एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। हमारी बॉडी को क्या है, एक सैलरी चाहिए होती है। सैलरी से मतलब कि जैसे हमें काम करने के लिए खाने पीने की जरूरत है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को भी वैसे ही चलने के लिए जरूरत है ना। तो एटीपी के फॉर्म में क्या करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी करेंसी मिलती है। अब ये एटीपी जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जाएगी तो वहां से क्या होता है, वहां से हीट रिलीज होती है। ठीक, हीट रिलीज होती है तो हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। और उसके साथ साथ जो केमिकल वेस्टेज होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और हमारा जैसे फीकस हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, फीकस के माध्यम से बाहर करते हैं। वाटर को, जो एक्सेस वाटर है उसको क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर करते हैं। उसके साथ साथ वाटर को एक फॉर्म में, और जैसे कि स्वीट ग्लैंड्स होती हैं जो पसीने के रूप में बाहर जाता है शरीर से, वो भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, उसके साथ साथ हम रेस्पिरेशन में अगर बात करें तो हमने क्या किया, O2 को अंदर लिया, उसके बाद उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ। हमारी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन लिया, फिर हमारी सेल्स से ही ब्लड वापस से ऑक्सीजन लेके आया हमारे लंग्स में। उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम एयर पाइप के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये सारे क्या है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के ही पार्ट हैं। सबसे पहले देखेंगे कि केमिकल फॉर्म में एनर्जी लेंगे, तो केमिकल फॉर्म में एनर्जी अगर जाएगी, मेटाबॉलिज्म होगा तो किसी ना किसी लिविंग सेल में ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जो भी फैक्टर ले रहे हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, तो उनका क्या है, उनका पाचन होना जरूरी है। उसके बाद ही तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी ना। अगर उसका पाचन होगा, और पाचन होगा कहाँ, जहां पर रिएक्शंस होंगी, जहां एंजाइम्स सिक्रीट होंगे, जहां हार्मोन्स सिक्रीट होंगे। तो हार्मोन्स और एंजाइम का कहाँ सिक्रीशन होगा, लिविंग सेल में। जैसे कि अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में आप ले लीजिए, खाना हमने खाया, उसके बाद वो स्टमक में गया, स्टमक में HCl से मिला, उसके बाद से हमारी पैनक्रियाज है, लीवर है, लीवर से बाइल जूस निकला, पैनक्रियाज से हमारा पैनक्रियाटिक जूस निकला, उसमें एंजाइम्स हैं, वो जाके क्या करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फूड जब डाइजेस्ट होगा तभी तो एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद ही तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो फूड हमारा डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वहां पे क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा। अगर वो क्या होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो ये प्रोसेस होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस एक तरह से। ठीक है, अब अगर ऐसे ही बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकल रहा है, उसको पहले कहीं ना कहीं से इनटेक करना पड़ेगा ना। हम पहले देखेंगे कि O2 को हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करके अपने लंग्स में भेजते हैं। उसके बाद लंग्स में हमारा एल्वोलर सैक जो प्रेजेंट है, एल्वोलाई जो प्रेजेंट है, उनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उसके बाद ब्लड के थ्रू हमारा ब्लड के थ्रू हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी सेल्स तक जाएगा। ठीक, उसके बाद बॉडी सेल्स से भी वहां पे जो CO2 प्रेजेंट है उसको लेके ब्लड आएगा वापस से लंग्स में। उसके बाद लंग्स वापस से ट्रैकिया से, या जिसको हम बोलते हैं एयर पाइप, उसके माध्यम से बाहर कर देंगे एटमॉस्फेयर में। किसको, CO2 के फॉर्म में, किसके, CO2 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से कह सकते हैं कि वेस्टेज हो गया। किस चीज का, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में वेस्टेज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो गया। एक्सक्रीशन अभी हम पढ़ेंगे तो एक्सक्रीशन में देखेंगे कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, वाटर के थ्रू होता है। तो एक्सेस जो वाटर है उसको हम क्या करते हैं, यूरिन के माध्यम से बाहर करते हैं। तो ये क्या है, ये सारी क्रियाएं किस फॉर्म में होंगी, ये होंगी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फॉर्म में। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसी ना किसी लिविंग सेल के अंदर ही चलेंगी, किसी लिविंग बॉडी के अंदर ही चलेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग फीचर है किस चीज का, बीइंग अ लिविंग सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, दस इट इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब यहाँ पे आया, बहुत देर से हम पढ़ रहे थे कि लिविंग कर तो रहे हैं, बट लिविंग का कोई कैरेक्टर तो आया सामने। तो हम कह सकते हैं अब इसको कि मेटाबॉलिज्म जहां होगा वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल में ही होगा। ठीक है, अभी हमने देखा, ग्रोथ पढ़ा हमने,
ग्रोथ को हमने डिफाइन किया कि वो साइज मास बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ हो गई, बट उसमें क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। वो किसी भी लिविंग सेल में वो ग्रोथ हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग ही है, नॉन लिविंग में भी तो ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा कि माउंटेन्स ग्रो कर रहे हैं, उनमें क्या है, पार्टिकल्स एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो भी तो ग्रो कर रहे हैं, तो वो नॉन लिविंग है। अब ऐसा मत कह दीजिएगा कि मैम पहाड़ ग्रो कर रहे हैं तो उसमें पेड़ पौधे हैं, नदियां झरने हैं, तो वो तो लिविंग कैटेगरी में आते हैं, पेड़ पौधे लिविंग में आते हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की, लिविंग और नॉन लिविंग की, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि लिविंग बीइंग होने का जो मेन प्रोसेस है या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम स्पेसिफिक डिवाइड करेंगे। स्पेसिफिक में आता है मेटाबॉलिज्म। अगर किसी भी सेल में, किसी भी सेल के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसका मतलब है कि वो एक टिपिकल कैरेक्टर है बीइंग अ लिविंग, ठीक है, लिविंग होने का एक टिपिकल कैरेक्टर है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या करेंगी, वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करेंगी। भाई उनके अंदर कैसे मेटाबॉलिज्म होगा जब वहां पे केमिकल रिएक्शंस ही नहीं होंगी, कोई प्रोसेस ही नहीं होगा, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, और ये मेटाबॉलिज्म होगा कहाँ, जहाँ पे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है वहीं पे होगा ना, तो ये हो जाएगा डिफाइनिंग फीचर। अब हम इसको बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म अगर किसी भी सेल में प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये लिविंग सेल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं जो चौथा फैक्टर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या मतलब है मैम, तो इसके बारे में देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी सेल में, सॉरी किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल का इनरोलमेंट बहुत बड़ा होता है। कैसे, क्योंकि हम देखते हैं कि ये पहला कोट है एक, हम पढ़ते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हमारे शरीर की नहीं, सॉरी, हमारे जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है वो क्या है, कोशिका है, सेल है। तो यहाँ पे क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इससे मतलब क्या है, ऑर्गेनिजम्स आर टिपिकली मेड अप ऑफ सेल्स। क्या है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो बेसिकली बने होंगे किन चीजों के, सेल्स के ही बने होंगे, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि सेल क्या होंगी, ऑर्गेनाइज वे में बनी होंगी, और ऑर्गेनाइज वे से अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्स फॉर्म टिश्यूज, ये जैसे आ गया, सेल क्या करेंगी, मिलकर टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू मिलकर फिर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार। तो ये प्रोसेस होता है सेल का। सेल, एक सेल मिलकर, ठीक है, एक सिंगल सेल है तो वो सेल होती है। उसके बाद अगर बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यूज अगर मिल जाते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, और अगर बहुत सारे ऑर्गन्स मिल गए एक सिस्टम बन जाएगा ऑर्गन, जिसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद एक पूरा ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, वो एक सुव्यवस्थित ढंग में हो जाएगा तो उसको हम एक ऑर्गेनिजम्स का नाम दे देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर प्लांट सेल में अगर बात करें तो ये देखिए एक सेल हो गई, उसके बाद ये बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बना रही हैं, टिश्यू बना रही हैं, टिश्यू, ठीक, टिश्यू मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं। जैसे कि लीफ है, लीफ बेसिकली एक ऑर्गन होता है, लीफ हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, ये क्या है, ये एक ऑर्गन होता है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि एक पूरा पौधा है, इसमें क्या है, जड़ है, तना, फूल, पत्ती सब है, तो इसको एक कहेंगे पूरा ऑर्गन सिस्टम बन गया, और या कहेंगे इसको ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि जो एनिमल सेल हैं तो उनमें अगर ये हो गई, देखिए सिंगल सेल, ठीक, उसके बाद सिंगल सेल कंबाइन होके, सारी सेल्स कंबाइन होके क्या करेंगी, एक टिश्यू का निर्माण करेंगी। उसके बाद एक क्या करेंगे, एक बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या करेंगे, एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे, ठीक। और ऑर्गन जब बन जाएगा तो वो फिर क्या होगा, एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक, ऑर्गन सिस्टम आ गया तो वो प्रॉपर बन गया एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन गया।
उसका प्रोसेस क्या है, पहले सेल हैं, सेल मिलकर क्या कर रही है, टिश्यूज बना रही है, टिश्यू मिलकर क्या कर रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन से मिलकर क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, और ऑर्गन सिस्टम क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कर रहा है। तो यही क्या है, ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट या सेल का क्या कर सकते हैं हम, एक ऑर्गेनाइजेशन वे में कह सकते हैं कि वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए पहले सेल है, सेल के बाद फिर क्या कर रहा है, सेल कंबाइन होके एक टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज कंबाइन होके एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हमारे लंग्स हो गए, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्गन क्या करेगा, एक बॉडी या एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स तैयार हो जाता है। तो ये हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे देखने मिलेगा, ये देखने मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में। तो ये भी कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है, बीइंग अ लिविंग सेल या बीइंग अ लिविंग बॉडी, बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक क्या है ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट फीचर है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से हमारा मतलब क्या है, इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, कॉन्शियसनेस को बोलते क्या हैं, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इट इज अ प्रॉपर्टी बाय द virtue of which an organism reacts to an external stimulus or change in environment। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है या एक गुण है। इसको हम अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस को बोलेंगे चेतकता या सजगता। सजगता से मतलब कि अगर कोई चीज आपको दिख रही है या बाहर से कोई स्टिमुलस मिल रहा है या चेंज इन एनवायरनमेंट हो रहा है, बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो बाहर से हमारी सेल्स क्या करती हैं, तुरंत हमारे सीएनएस को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाके इन्फॉर्म करती हैं, या इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्शियसनेस। होश में रहना एक तरह से कह सकते हैं, क्लियर भाषा में बोले तो क्या कह सकते हैं, कॉन्शियस रहना मतलब कि होश में रहना, या कह सकते हैं उसको सजगता बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कहाँ पे होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। क्यों, क्योंकि अगर बाहर से कोई भी चोट लग रही है, कोई स्टिमुलस हो रहा है, मान लीजिए आग है, आग में अगर आपने उंगली रखी तो आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, हमारा हाथ जल रहा है, तो आप तुरंत हटाएंगे, वो जो एक्स्ट्रा तुरंत रिएक्शंस आते हैं उसी को हम बोलेंगे कॉन्शियसनेस, ठीक है। इट इज अ टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, ये भी एक टिपिकल प्रॉपर्टी है बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे हैव द एबिलिटी टू सेंस एनी चेंज इन दियर एनवायरनमेंट। अगर लिविंग है उसके अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, उसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है, तो अगर का बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आग में आप हाथ डाल रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि क्या है, वो गर्म है, जला देगी, तो आप तुरंत उसको स्टिमुलस आता है कि तुरंत इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत हटाते हैं। वो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऐसे इंपल्सेस होते हैं कि इमीडिएट रिएक्शंस देते हैं कि हटाओ इसको नहीं तो जल जाएगा। तो ये क्या है, ये एबिलिटी होती है किसमें, लिविंग बीइंग में, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होगा। नॉन लिविंग को आप कहीं भी फेंक दो, जल जाएगा। लकड़ी की चेयर है, उसको उठा के आग में डाल दो, जल जाएगी, वो नहीं कहेगी कि हमको हटाओ, ठीक। बट अगर किसी मनुष्य को आप डालोगे तो वो कहेगा, चिल्लाएगा, भैया हमको बचाओ। तो वो क्या है, वो एक टिपिकल प्रॉपर्टी है क्या, बीइंग अ कॉन्शियसनेस, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो ये हो गई क्या, 5 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसके बाद जो 5th है वो है कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है, 5 फैक्टर हैं। बट 5 में अगर हम कहें कि कौन कौन से फैक्टर प्रेजेंट होंगे, तो हम बोलेंगे कि लिविंग है कि नहीं है कि नॉन लिविंग है, कैसे डिफाइन करेंगे। ग्रोथ के बारे में तो हम शुरू में ही देख चुके हैं कि ग्रोथ क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ से हमारा मतलब है कि इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन बॉडी शेप, इंक्रीज इन साइज, तो वो तो नॉन लिविंग में भी होता है ना। तो उसको हमने क्या किया, डिक्लीन कर दिया कि ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। उसके बाद रिप्रोडक्शन में भी देखा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखा, जैसे ह्यूमंस में होता है, जितने मैमल्स हैं उनमें क्या है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वो भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जो क्या होते हैं, नॉन लिविंग की कैटेगरी में भी आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ ऐसे जीव हैं या कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, प्रोटिस्ट हैं,
जिनको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, उनको कहीं पे फेंक दो, किसी भी कंडीशन में क्या होते हैं वो जीवित रह सकते हैं। ना तो उनको एयर, हवा, पानी कुछ नहीं चाहिए होता, प्रकाश कुछ नहीं चाहिए होता है, फिर भी वो इतनी अनफेवरेबल कंडीशंस में भी क्या होते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो वो क्या है, एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या, हमने जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर वो सारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में है, तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सेप्शन है, वहां पे कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होने चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन हो गया, हमारा ग्रोथ हो गया, उसको हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक्सेप्शंस आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, तीसरा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने देखा, उसमें क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, ये किसी भी लिविंग सेल के अंदर या फिर लिविंग बॉडी के अंदर ही होगा। तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं कि एक डिफाइनिंग फीचर है, क्या, बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। एंड देन आता है, वो आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस भी कहाँ प्रेजेंट होगा, जहां पे क्या होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो सेल्स ही क्या करेंगी, स्टिमुलस करेंगी बाहर के इन्वायरमेंट को, अंदर के इन्वायरमेंट को, चेंज इन इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन करेंगी, जो सेल्स अगर प्रेजेंट होंगी। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है क्या, कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है, एक तरह से डिफाइनिंग फीचर हो गया, ये टिपिकल फीचर हो गया किस चीज का, बीइंग अ लिविंग सेल। तो ये हो गए 5 प्रॉपर्टी। अगर 5 में 3 हमने देखा कि 3 क्या है, डिफाइनिंग फीचर हैं, ये 3 एक क्या था, मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक, उसके बाद क्या था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और नेक्स्ट क्या है, वो है कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है, ये कह सकते हैं कि ये टिपिकल प्रॉपर्टी है बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तीनों प्रॉपर्टी तो डिफाइन करती ही करती हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं है, वो डिफाइन करती हैं 3। इससे पहले जो 2 प्रॉपर्टी थी वो थी ग्रोथ, और एक क्या थी, रिप्रोडक्शन। तो इनको हम बोल सकते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सेप्शंस आ रहे हैं, क्या पे, क्या आ रहे हैं, एक्सेप्शन आ रहे हैं। और हमने शुरू में ही देखा है कि अगर लिविंग में कोई भी एक्सेप्शंस आ रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, डिक्लीन करेंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होंगी, एक तरह से डिफाइन नहीं करती हैं। अगर ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट भी है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ, अगर ग्रोथ हो रही है तो कह देंगे कि लिविंग है, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कह देंगे लिविंग है, नहीं, ये डिफाइन नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ये क्या कर रही हैं, ये एक तरह से कह सकते हैं डिफाइनिंग फीचर है किस चीज के, बीइंग अ लिविंग सेल, बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी वस्तु या कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये डिफाइन करने वाली ये 3 प्रॉपर्टी हैं। कौन कौन सी, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये हो गया, हमने जो पहला स्टार्ट किया कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, लिविंग से हम कैसे क्या करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इन 5 प्रॉपर्टी के आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग कैटेगरी में आता है या फिर नॉन लिविंग कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्राइटेरिया दैट डिटरमाइन व्हाट इज लिविंग। इसमें देखिए कुछ क्राइटेरिया हैं जो अभी हमने पढ़ा, वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि क्या लिविंग है या फिर वो लिविंग की कैटेगरी में आ रहा है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है, ए लिविंग थिंग इज एबल टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, दिस इज नोन एज होमियोस्टेसिस। यहाँ पे एक वर्ड्स आया होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस से मतलब क्या है हमारा, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी सेल है या जो भी बॉडी है, अगर वो लिविंग है तो वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करेगी, बैलेंस किए रहेगी, या फिर उसको कह सकते हैं कि मेंटेन करेगी। ठीक है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे होमियोस्टेसिस।
होमियोस्टेसिस से मतलब क्या है कि कोई भी लिविंग सेल है या कोई भी लिविंग चीज है वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे बैलेंस करती है। अगर लिविंग है तो लिविंग में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारी बॉडी की होमियोस्टेसिस क्या होती है, निर्धारित होती है। तो ये हो गया एक क्राइटेरिया बीइंग अ लिविंग सेल या बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग थिंग इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अभी हमने देखा जब पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है, तो वहां पे मतलब आता है सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई भी लिविंग चीज होगी या लिविंग सेल होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसका क्या होगा, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो एक ऑर्गेनाइज वे में होंगी। जैसे कि हमने पढ़ा अभी, एक सेल क्या करेगी, मल्टीपल सेल करेंगी क्या, टिश्यू का निर्माण, उसके बाद मल्टीपल टिश्यू क्या करेंगे, ऑर्गन का निर्माण करेंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनेंगे, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और अगर एक ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट है तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यही होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए लिविंग थिंग इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, वहां पे क्या होंगी, सेल्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगी, या एक तरह से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज वे में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी एबल टू ब्रेक डाउन और बिल्ड अप न्यूट्रिशन टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये भी पॉइंट हमने पढ़ा कि क्या होगा, उसमें क्या होंगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी जो कि क्या करती हैं, ब्रेक डाउन और बिल्ड अप न्यूट्रिशंस। बाहर से जो न्यूट्रिशंस हम लेंगे या बाहर से जो फूड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, उनसे क्या होगा, हमारी बॉडी को एक तरह से एनर्जी करेंसी प्रोवाइड होगी, जो किस फॉर्म में प्रोवाइड होती है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें होता है क्या, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी में लेते हैं। उसके बाद अगर उनका क्या कह सकते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करते हैं, हम बॉडी में स्टोर करते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी को फिर वो एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो हम कह सकते हैं कि एटीपी के फॉर्म में हम ले रहे हैं अपनी बॉडी में एनर्जी। तो ये भी क्या एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है एक तरह से क्या, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी तो वहां पे ही क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, उनका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। उसके बाद उनका क्या होगा, डाइल्यूशन होगा, देन रीअब्जॉर्प्शन होगा, और रीअब्जॉर्प्शन के बाद ही क्या होगा, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या है, ये भी एक क्राइटेरिया है बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट शुड हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। यहाँ पे एक पॉइंट आया कि क्या होगा, इनमें एबिलिटी होगी टू अडॉप्ट द एनवायरमेंटल चेंज। इससे क्या मतलब है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या मतलब है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उसमें हमने देखा कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होगी। कॉन्शियसनेस से मतलब क्या है कि एक चेतक रहना या सचेतकता प्रेजेंट होगी। अगर बाहर से कोई भी ऐसा स्टिमुलस मिल रहा है कि हमको हार्म कर रहा है या हमको क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो वो एडॉप्ट करने में सेल्स क्या होती हैं, एक तरह से एबल होती हैं, एबिलिटी होती है उनमें। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, अगर हमारे बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे कि क्या है, चेंजिंग इन इन्वायरमेंट, अगर हमारे बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो क्या होगा, हमें पता लगेगा, वो एक स्टिमुलस होता है। तो ये कहाँ पे होगा, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल का एक प्रॉपर क्या है, फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बढ़ते हैं। इट शुड हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर बाहर से कोई स्टिमुलस मिल रहा है, बाहर से कोई ऐसा संकेत मिल रहा है कि ये हार्मफुल है, तो उसमें क्या होगा, इमीडिएट रिस्पॉन्ड होता है। इनके अंदर क्या होती है, ऐसे सेल्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इमीडिएट क्या करेंगी, जाके इम्पल्सेस क्या करेंगे, जाके उनको सूचना देंगे और इमीडिएट रिएक्शंस आते हैं। कि मान लीजिए हमने अपना हाथ किसी गर्म चीज की पहुंच में रखा, तो क्या होगा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुरंत इम्पल्सेस भेजेगा कि हटाओ उसको वहां से, नहीं तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये क्या होता है, ये एबिलिटी होती है टू रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। बाहर की कोई भी ऐसी चीज जो हमें नुकसान पहुंचा रही है तो इमीडिएट हमारे रिएक्शंस आते हैं। ये भी एक कह सकते हैं कि
क्राइटेरिया है बीइंग अ लिविंग सेल या बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी एबल टू इंक्रीज इन साइज एंड मास। लास्ट जो हमने देखा कि दो क्राइटेरिया हमने ऐसे पढ़े, एक तो क्या था ग्रोथ और दूसरा था रिप्रोडक्शन। ग्रोथ में हमने देखा कि वहां पे क्या हो रहा था, मास का बढ़ना, साइज और शेप का बढ़ना, इंडिविजुअल नंबर का बढ़ना, तो उसको हमने क्या बोला था, ये ग्रोथ हो रही है। तो ये भी एक क्या है, फीचर है किसका, बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके साथ साथ साइज और नंबर में, नंबर से मतलब इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपने समान ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हमने डिफाइन किया एज अ कैरेक्टर, जैसे कि रिप्रोडक्शन। तो वो भी क्या है, वो क्राइटेरिया है बीइंग अ लिविंग सेल या बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गए बेसिकली करेक्टर्स किसके, लिविंग होने के, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी से हमारा तात्पर्य क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे और इसको कैसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ने क्या वाले हैं, बायोडाइवर्सिटी का रिलेशन किस चीज से है। द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी से तात्पर्य क्या है हमारा, कि हमारी अर्थ में जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है उनकी क्या वैरायटी है। वैरायटी से मतलब स्पीसीज हो गई, क्या उनके अलग अलग फीचर्स हैं, और वेरिएबिलिटी, ये दो वर्ड्स हैं जो क्या डिफाइन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करेंगे। वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी, वैरायटी से मतलब कि कैसे अलग अलग उनके फीचर्स हैं, और वेरिएबिलिटी से मतलब है कि वो कहाँ किस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो ये पढ़ेंगे हम किस में, अब बायोडाइवर्सिटी में। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ आर नोन। अगर हम बात करें कि हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी जो कि अर्थ में हम बात कर रहे हैं, अर्थ में अभी तक जितनी नोन स्पीसीज हैं वो कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियंस हैं, ठीक। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक फिलहाल नोन है, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में एक तरह से अध्ययन करेंगे। बायोडाइवर्सिटी के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो उनमें देखते हैं, सबसे पहला है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से मतलब है द डिवाइजिंग और चूजिंग ऑफ नेम फॉर द थिंग्स स्पेशली इन ए साइंस और अदर डिसिप्लिन। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाम देंगे और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसके आधार पर उसको किसी वर्ग में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। स्पेशली कहाँ पे होता है, साइंस के कितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें क्या करेंगे, स्पेशली उनको डिवाइड करेंगे और उनको प्रॉपर क्या करेंगे, एक नाम देंगे, ठीक। ये होता है नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट वो है आइडेंटिफिकेशन। इससे क्या तात्पर्य है, द प्रैक्टिकल साइड ऑफ टेक्सोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दैट अ पर्टिकुलर या ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू अ रिकॉग्नाइज्ड टैक्सॉन। इसमें क्या है, अभी हम जो कह रहे थे कि नॉमेनक्लेचर में क्या कर रहे हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं, किसी एक प्रॉपर स्पीसीज में रखेंगे, तो उससे पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका आइडेंटिटी हम जानने की कोशिश करेंगे। और वो क्या होता है, टेक्सोनॉमी का एक प्रैक्टिकल साइड होता है, ठीक है। द प्रैक्टिकल साइड ऑफ टेक्सोनॉमी, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दैट अ पर्टिकुलर बिलोंग्स टू अ रिकॉग्नाइज्ड टैक्सॉन। इसमें दो संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, वर्क करती हैं। एक तो है ICBN और दूसरी है ICZN। ICBN का फुल फॉर्म कई बार पूछता है एग्जाम्स में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटेनिकल से मतलब है कि बॉटनी की जितनी भी ब्रांचेस हैं, ये बॉटनी से, पेड़ पौधों से रिलेटेड जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, ICBN के द्वारा किए जाते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा है वो है ICZN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजी से तात्पर्य हमारा जीव विज्ञान से है। जितनी भी जीव विज्ञान की शाखाएं हैं उनमें जो भी जंतु हैं, जो भी स्पीसीज हैं, उनका सबका नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा होता है,
वो होता है ICZN के द्वारा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये दोनों याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम्स में पूछता है, इनके शॉर्ट फॉर्म दे देता है, उसके बाद पूछेगा कि इनका फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अभी हमने देखा कि क्या कर रहे थे, नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, ठीक। तो नोमेनक्लेचर से मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कई सारे क्या हो रहे हैं, नोमेनक्लेचर इंक्लूड हो रहे हैं। तो पहला जो नोमेनक्लेचर है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बारे में देखते हैं। द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट। यहाँ पे क्या होगा, बाइनोमियल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नाम से क्या हो रहा है, एक फॉर्मेट बनाएंगे, जिसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी स्पीसीज को, ऑर्गेनिजम्स को उसके फॉर्मेट में रखेंगे। द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट, यहाँ पे 2 शब्दों का एक फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। The first term indicate the genus and the second term indicate the species of the organism। पहला जो टर्म होगा, इसमें हम दो देख रहे हैं ना, 2 टर्म यूज कर रहे हैं, तो दो टर्म में क्या होगा, जो पहला होगा, एक तो होगा क्या होगा, जीनस होगा, और दूसरा क्या होगा, उसकी स्पीसीज को बताएगा, ठीक। क्या बताएगा, पहला जो नाम है या पहला जो टर्म है वो इंडिकेट करेगा जीनस को, एंड द सेकेंड टर्म इंडिकेट्स द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। हम जिस ऑर्गेनिजम्स को नाम देंगे तो उसका जो पहला वर्ड होगा, पहला टर्म होगा, वो होगा क्या, उसकी जीनस, और दूसरा होगा उसकी स्पीसीज। इट वाज फर्स्ट गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ये नोमेनक्लेचर दिया किसके द्वारा गया है, कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। He has known as the father of taxonomy। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, तो वो है कैरोलस लिनियस। इसके साथ साथ इनको क्या बोला जाता है, He also give the binomial nomenclature। इन्होंने क्या किया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी प्रेजेंट किया है, और इसके साथ साथ इनको बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, कैरोलस लिनियस को, याद रखेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में सिर्फ इतनी सी बात है कि यहाँ पे जो नाम होगा वो 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब होगा। पहला जो वर्ड होगा वो क्या बताएगा, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं उसकी जीनस को बताएगा, एंड द सेकेंड वन इज द टर्म हु इंडिकेट द ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज। क्या बताएगा, वो ऑर्गेनिजम, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं उसकी स्पीसीज को डिफाइन करेगा। ये दिया किसके द्वारा गया है, कैरोलस लिनियस के द्वारा। और इनके बारे में एक चीज और याद रखेंगे, कैरोलस लिनियस आल्सो नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। अच्छा, हम अभी देख रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो गया, तो उसके रूल्स भी तो बनाए होंगे ना, जैसे कि ICZN है, ICBN है, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं जो हमको क्या करना है, फॉलो करना है। और ऐसे ही कोई नाम नहीं दे सकता है कि किसी ने भी उठाया और नाम दे दिया कि ये आज से इसका ये नाम होगा। वो एक प्रॉपर रूल बुक होती है, और वो इंस्टीट्यूट होता है जो क्या कर सकता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सकता है। तो रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर, इनको एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो क्या करना होता है, नोमेनक्लेचर में फॉलो करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। They are Latinese are derived from Latin irrespective of their organisms। अच्छा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कि लैटिन और इटालियस, ये 2 भाषाएं हैं। अगर हम अपनी पूरी बायोलॉजी में बात करें तो जो हमारी बायोलॉजी के बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो लिखे जाते हैं किसमें, जनरली होते हैं लैटिन शब्द में, और उनको कुछ में रिटन होते हैं इटैलिक्स में, ठीक है। जो नाम यूज किए जाते हैं जनरली लैटिन भाषा में यूज किए जाते हैं, और वो लिखे किस भाषा में जाते हैं, इटैलिक्स में, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डोनेट्स द स्पेसिफिक एपिथ। क्या है, पहला जो फैक्टर होगा वो क्या करेगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पहला जो फैक्टर है अभी जो हमने देखा, वहां पे क्या हो रहा है, वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को, किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा, जो कहाँ पे होगा, उसकी स्पीसीज में होगा, ठीक है।
बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड आर प्रिंट इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अच्छा, जब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर कोई कोई सिंपल नाम लिख रहा है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। बट अगर बायोलॉजिकल नाम लिख रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, जो दोनों वर्ड्स है, जो दोनों टर्म है, उनको सेपरेटली क्या होता है, अंडरलाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा में लिखे गए हैं और ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी भी स्पीशीज का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का क्या है, एक कह सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल नाम है। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उस पे आता है होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस अलग होता है और सैपियंस अलग होता है। ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, अंडरलाइन होते हैं। ये क्या है, रूल है नॉमेनक्लेचर का कि दोनों वर्ड्स सेपरेट होंगे और दोनों सेपरेटली क्या होंगे, अंडरलाइन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर while the specific epithets start with a small letter. It can be illustrate with the example of Mangifera indica। जैसे कि अभी मैंने बोला कि अगर ह्यूमन से मैं बात करें, जिसका ह्यूमंस क्या जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सैपियंस। ऐसे ही अगर बात करें जो मैंगो होता है उसका होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो इस पे हम देख रहे हैं कि मैंजीफेरा क्या शो कर रहा है, मैंजीफेरा शो कर रहा है इसकी जीनस को, और जो इंडिका है ये शो कर रहा है क्या, इसकी स्पीसीज की, मैंगो की स्पीसीज की। अगर और भी स्पीसीज चेंज होती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्पीसीज चेंज होती है। जैसे इंडिका ये चेंज होगा, मैंजीफेरा क्या है, इसका जीनस नेम है। तो ये दोनों वर्ड डोनेट करते हैं, एक तो जीनस को और दूसरा स्पीसीज को। जो जीनस वर्ड होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, और जो स्पीसीज होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, स्मॉल लेटर में ही होता है। तो ये रूल है किस चीज के, नॉमेनक्लेचर के। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ये क्या हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन का एक रूल हमने पढ़ा है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में कुछ डिफिनीशंस होती हैं या कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। ये लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लिविंग के बारे में हमने देखा था कि उसके 5 फैक्टर थे जो ये डिसाइड कर रहे थे कि ये लिविंग मटेरियल है कि नॉन लिविंग मटेरियल है। उनमें पहला ग्रोथ था, दूसरा रिप्रोडक्शन था, उसके बाद तीसरा जो मेन फैक्टर था वो था मेटाबॉलिज्म, जो डिसाइड कर रहा था कि एक्चुअल में ये फीचर है अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो ये डिसाइड करता है कि ये लिविंग ही है, क्योंकि उसमें एक पॉइंट पहले ही आ गया था कि अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस कहीं भी हो रहा है किसी भी सेल के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो लिविंग सेल ही होगा। ठीक है, उसके बाद आया था नेक्स्ट, वो था एक सिस्टमैटिक, जो क्या था, एक सेल ऑर्गेनाइजेशन था, एंड देन लास्ट में आया था वो था कॉन्शियसनेस। तो ये 5 फीचर पढ़े थे हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। आज उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्हीं लिविंग कैटेगरीज को कैसे कैसे डिवाइड करके अलग अलग किंगडम में, अलग अलग सिस्टमैटिक में कैसे रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या डिफाइन करती हैं। ठीक है, classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or category। अगर हम बात करें कि हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कैसे क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, या कैसे उसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, या किस बेसिस पे रख रहे हैं, तो वो डिवाइड करता है, या इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। ये सिंगल स्टेप नहीं होता है, वेरियस स्टेप होता है। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज, जिसको हम क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे, या इन्हीं को कहेंगे कि कैसे कैसे किस कैटेगरी में कौन से जीव रखने हैं, कौन से ऑब्जेक्ट रखने हैं, वही पढ़ना है। ठीक है, since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic categories and all categories together constitute the taxonomic hierarchy। अगर हम बात करें कि ये कैटेगरी से क्या मतलब है मैम, तो कैटेगरी से मतलब यही है कि हम किसी भी प्रॉपर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे फिक्स कर रहे हैं या उसकी जगह कहाँ निर्धारित कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए एक क्या है,
टेक्सॉन करके एक शब्द यूज किया गया है, जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में डिवाइड करके उनको सिमिलर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, सिमिलर हैबिटेट के अकॉर्डिंग, या उनकी प्रेजेंस कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। Each category refer to a unit of classification, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। जो मैंने बताया कि taxon एक क्या है, कह सकते हैं कि एक कैटेगरी का ऐसा समूह है जिसमें क्या है बहुत सारी सिमिलरिटी होंगी, उसी को हम बेसिकली एक टैक्सॉन में रिफर करेंगे या एक टैक्सॉन में रखेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे अब ये कौन सी कैटेगरी है। तो देखिए आपके सामने ये स्लाइड लगी हुई है, इसमें लिखा है टेक्सोनॉमिक हियरार्ची। इसका क्या मतलब है? टेक्सोनॉमिक अभी हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड नॉन सिमिलरिटी के बेस पे, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं तो इनको किस बेस पे हम कहेंगे कि ये इस किंगडम में आएगा, किस फाइलम में आएगा, किस क्लास में आएगा, किस फैमिली में आएगा, किस जीनस में आएगा, किस स्पीसीज में आएगा। इसको अगर हम प्रॉपर कहें तो बात करें अगर, तो सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है क्या? स्पीसीज। स्पीसीज की बात करें तो जो स्पीसीज में होगा उनमें क्या होगा, उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगे, या कह सकते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की जो लोएस्ट पॉइंट है या लोएस्ट जो टेक्सॉन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज है वो, ठीक है। उसके ऊपर आएगा जीनस, देन फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के पहले क्लास, क्लास से पहले आएगा फाइलम, एंड फाइलम से पहले आएगा किंगडम। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली चीज है कि किंगडम में क्या होगा, क्या किंगडम में जो भी जीव रखे जाएंगे तो क्या उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी होंगी या फिर नहीं होंगी। ऐसे ही बात करें अगर जो लोएस्ट पॉइंट है वो है स्पीसीज, इसमें क्या अगर इसमें बहुत सारे जीव जंतु रखते हैं या हम किसी दो, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट को हम प्रॉपर स्पीसीज में रखते हैं तो या क्या इनमें ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी स्पीसीज वाले में, या फिर जो किंगडम में रखेंगे उनमें ज्यादा सिमिलरिटी होंगी। तो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं किसमें कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लोएस्ट की, वो है स्पीसीज। स्पीसीज के बारे में मैंने अभी बताया कि स्पीसीज क्या है, सबसे लोएस्ट टैक्सॉन है। या हम अगर बात करें कि दो ऑब्जेक्ट अगर स्पीसीज में रखे जाते हैं या दो ऐसी चीजें जो स्पीसीज को हम कहेंगे कि इसकी स्पीसीज सेम है, तो क्या उनमें ज्यादा सिमिलरिटी होंगी या फिर नहीं होंगी। तो चलिए देखते हैं। Taxonomy studies consider a group of individual organism with fundamental similarities as a species। यहाँ पे एक पॉइंट आया कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी, ठीक। इससे क्या मतलब है? तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज से मतलब यही है कि अगर हम किसी प्रॉपर टेक्सॉन को या प्रॉपर किसी वस्तु को ऐसी जगह पे रखते हैं या बेसिकली कहें कि स्पीसीज में रखते हैं तो उनमें क्या होगा, उनकी जो फंडामेंटल या कह सकते हैं कि बहुत छोटी जो सिमिलरिटीज हैं, एक लो लेवल पे सिमिलरिटीज उनकी क्या होंगी, मैच होगी, ठीक है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट को या दो ऑब्जेक्ट को अगर हम एक साथ रख रहे हैं तो क्या होगा, क्या वो क्लोजली रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो इस स्पीसीज में यही है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को या दो ट्राइब को एक जगह रखते हैं जो कि क्या है, स्पीसीज है, अगर स्पीसीज में हम रखते हैं तो वहां पे क्या होगी, वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होंगी या उनके जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत मैच करेंगे, ठीक है। Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo। ये क्या है, देखिए ये Mangifera indica, ये नेम है, साइंटिफिक नेम है मैंगो का, ठीक। उसके बाद Solanum tuberosum ये नेम है, साइंटिफिक नेम पोटैटो का, एंड Panthera leo ये नेम है किसका, लायन का। तो इनकी बात करें तो इनमें जो इंडिका हो गया, ट्यूबिसोरम हो गया एंड लियो हो गया, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इनकी स्पीसीज को, ठीक है।
All the three names indica, tuberosum and leo represent the specific epithets, while the first word Mangifera solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. अगर हम बात करें कि Mangifera indica है तो क्या इसमें कौन सा स्पीसीज है, कौन सा जीनस है, ये कल भी हम डिस्कस किए थे जब हम पढ़ रहे थे रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। वहां पे हमने बहुत अच्छे से ये क्लियर किया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी ऐसी चीज का साइंटिफिक नेम हम रख रहे हैं तो सबसे पहला उसका रूल था कि वो लैटिन भाषा में होगा। उसके बाद देखा था कि जो पहला वर्ड होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा एंड द सेकेंड वर्ड इज रिप्रेजेंट द स्पीसीज। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो पहला वर्ड है उसका जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा, और जो इसकी स्पीसीज वाली स्पीसीज का पहला लेटर क्या होगा, हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, एक साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पे बात करें कि मैंजीफेरा इंडिका इसमें शो क्या कर रहा है, तो मैंजीफेरा जो है वो शो कर रहा है किसको, जीनस को, और जो इंडिका है वो बता रहा है स्पीसीज को। अब अगर हम बात करें कि जैसे मैंगो की बहुत सारी स्पीसीज आती है ना, तो क्या उनमें दोनों चीजें सिमिलर होंगी, या फिर स्पीसीज में अगर डिफाइन करें कि क्या जैसे इंडिका है और मैंजीफेरा है, तो क्या अगर हम कोई दूसरी स्पीसीज लेंगे तो क्या उसमें ये भी चेंज होगा क्या कि मैंजीफेरा ये होगा, मैंजीफेरा ये होगा। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि अगर हम स्पीसीज चेंज करते हैं तो उसके क्या है, कुछ फीचर्स या कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो डिस्टिंक्विएट होंगे या अलग होंगे, बाकी जो जीनस है वो सेम ही होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें कि सोलेनम ट्यूबरोसम है जो पोटैटो की एक स्पीसीज है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे बैगन भी आता है इसी कैटेगरी में, तो वहां पे जो चेंज होगा वो क्या होगा, उसकी स्पीसीज में चेंज होगा, ना कि उसके जीनस में। ठीक है, ऐसे ही बात करें पैंथेरा लियो की, जो कि क्या है, लायन का क्या है, बोटेनिकल नेम है। ठीक, तो अगर इसकी बात करें हम तो इसमें अगर चेंज करें, जैसे चीता का लेंगे तो चीता में क्या होगा, उसकी स्पीसीज चेंज होगी। ठीक है, याद रखेंगे जो भी किंगडम हो गया, फिर फाइलम हो गया, उसके बाद क्लास हो गया, ये सारी स्पीसीज आते आते नीचे आते आते क्या होंगी, जो उनके कैरेक्टर्स है ना वो और मैच करेंगे। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुत लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अरे किंगडम तो सबसे ऊपर है तो किंगडम में तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होंगी। हाँ होती हैं, बट आप ऐसे सोचो ना, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो बहुत बड़े लेवल पे है और उसके बाद आप घटते 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 आ रहे हो नीचे, तो नीचे की तरफ जब आओगे ना तो जो नीचे की तरफ आएंगे, बेसिकली बात करें हम ट्राइब्स के बारे में या टेक्सॉन के बारे में ही बात करें, जो किंगडम होगा उसमें सिमिलरिटी होंगी, बट वो क्या है, कलेक्टिवली बताएगा। उसके बाद फाइलम में आओगे, आप क्लास में आओगे, उसके बाद जीनस हो गया, क्लास के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। तो स्पीसीज में क्या होगा, वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो वहां पे बात करें कि अगर मैंगो की स्पीसीज आप बदलते हैं तो कुछ फीचर्स ही होंगे जो अलग होंगे। ऐसे ही अगर पैंथेरा लियो है, लायन है, उसकी कुछ आप कह दो कि लियो है, इसकी स्पीसीज बदलो। आप चीता और शेर को उसमें डिफरेंस है, बट इतना मेजर नहीं। अगर किंगडम पे आप किंगडम लेवल पे सोचो तो वो है एक ही किंगडम के, बट अगर उनकी स्पीसीज के बारे में देखो तो उसमें क्या है, डिफरेंस पता चलते हैं। तो ये जो स्पीसीज हैं ये बताती हैं कि क्या जो भी एक दूसरी स्पीसीज है वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या स्पीसीज all the three names indica, tuberosum and leo represent the specific epithets। ये जो इंडिका है, ट्यूबरोसम है और क्या है, लियो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। while the first word Mangifera solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category। इसके बाद जो मैंजीफेरा है, सोलेनम है और जो पैंथेरा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इससे जो हायर लेवल की कैटेगरी है जिसको जीनस बोलते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए, ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा स्पीसीज से क्या मतलब है।
इसके बारे में बस ये याद रखना है कि स्पीसीज क्या है, लोएस्ट टेक्सॉन है, और इसमें जो भी चीजें आएंगी वो क्या होंगी, क्लोजली रिलेटेड होंगी, बस। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, पैंथेरा लियो किसका बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, लायन का। मैंजीफेरा इंडिका आम का, और सोलेनम ट्यूबरोसम ये किसका है, आलू का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट टेक्सॉन है वो है जीनस। जीनस के बारे में पढ़ते हैं। जीनस comprises a group of related species which have more characters in common in comparison to species of other genera। अब जीनस की बात करते हैं। स्पीसीज में तो हमने देख लिया कि क्या होगी, एक क्लोजली रिलेटेड होगी एक दूसरे से। अब बात करते हैं जीनस की। तो जीनस क्या है, एक रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है। ठीक है, कैसे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पैंथेरा लियो की, उसमें क्या है, मान लीजिए ये है, जैसे आपके सामने ये क्लियरली दिख रहा है, शेर हो गया, चीता हो गया, और ये दो और इसके ही क्या है, कैटेगरी के हैं। तो अगर हम इनमें बात करें तो इनकी क्या है, इनकी जीनस तो सेम है बट इनकी स्पीसीज अलग अलग है, और स्पीसीज को ही हम कहेंगे कि ये जीनस क्या है, रिलेटेड स्पीसीज का एक ग्रुप है। ठीक है, जिनमें क्या है, कई सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं which have more characters in common in comparison to species of other genera। इनमें बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कैसे, we can say that genera are aggregates of closely related species। ठीक है, अगर हम बात करें कि जेनेरा से जीनस से मतलब क्या है, तो क्या होंगी, उनकी जो स्पीसीज होंगी वो रिलेटेड होंगी। अगर जीनस सेम है, स्पीसीज अलग अलग होती है, तो स्पीसीज भी क्या होंगी, क्लोजली रिलेटेड होंगी। फॉर एग्जांपल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग्स टू द जीनस सोलेनम। अभी जैसे मैंने बताया कि क्या है, ब्रिंजल और पोटैटो क्या है, ये एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, बट इनकी क्या है, स्पीसीज अलग अलग हैं, बट इनमें भी बहुत सारी सिमिलरिटी है। इनके कैरेक्टर्स, इनके फीचर्स बहुत सिमिलर होते हैं। ठीक है, लायन पैंथेरा लियो, लियोपार्ड पैंथेरा पार्डस, एंड टाइगर पैंथेरा पैंथेरा टाइग्रिस with several common features, all are species of genus पैंथेरा। अभी जैसे मैंने बताया कि पैंथेरा लियो हमने देखा किसका बोटेनिकल नेम था, ये किसका साइंटिफिक नेम था, लायन का। अब अगर बात करें कि पैंथेरा लियो हो गया, उसके बाद पैंथेरा पार्डस हो गया, पैंथेरा क्या टाइग्रिस हो गया, तो ये क्या है, पैंथेरा से ही बिलोंग करते हैं, जीनस पैंथेरा से ही बिलोंग करते हैं, बट इनकी क्या है, स्पीसीज अलग अलग हैं, और स्पीसीज में क्या होता है, वो क्लोजली रिलेटेड भी हैं। अगर बात करें चीते की, शेर की और टाइगर की, तो इनमें क्या होती है, बहुत सारी सिमिलरिटी होती है, कुछ डिफरेंशिएट भी होते हैं, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अलग अलग स्पीसीज से है। ठीक है, दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंडिकेट कैटेगरी। अच्छा, अभी हम देख रहे थे क्या, पैंथेरा के बारे में। पैंथेरा को हम क्या देख रहे थे, एज अ जीनस देख रहे थे। इसमें बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज थी जो इंडिकेट कर रही थी कि एक ही जीनस से बिलोंग करने के बाद भी अगर उनकी स्पीसीज चेंज है तो उनके फीचर्स भी चेंज होंगे। अब अगर बात करें यही अलग अलग जीनस की, जो कि है फेलिस, जो कि जिसमें क्या आती है, कैट्स आती हैं, बिल्लियां, कुछ सिमिलरिटी उनमें भी होती हैं। अगर बात करें क्लास की बात करें तो वो भी क्लास सेम होता है, किसका, जो कैट्स होती हैं और जो टाइगर या चीता होता है, उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी होती है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करते हैं क्या, कि बहुत सारी सिमिलरिटी, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होंगी, सिमिलरिटी कम होती जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जीनस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्सॉन के, ये है फैमिली। इसके बारे में देखते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा व्हिच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अगर बात करें फैमिली की तो इसमें क्या होगा, ये रिलेटेड जेनेरा की क्या है, या विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, इसमें और क्या होंगी,
लेस सिमिलरिटीज होंगी एज कंपेयर टू जीनस और स्पीसीज। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, वही पॉइंट आ रहा है बार बार कि जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जीनस में क्या होगा, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होंगी, उसके बाद सॉरी स्पीसीज में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होंगी, उसके बाद जीनस में, जीनस के बाद अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होंगी, सिमिलरिटी का नंबर कम होता जाएगा। ठीक है, ये जैसे लिखा है ना, स्टिल लेस इन नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो जैसे जैसे हम टेक्सॉन में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं सिमिलरिटी का लेवल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, among plants for example 3 different genera solanum, tunia and datura are placed in the family solanaceae। अब अगर हम प्लांट्स में बात करें तो इनमें देखिए 3 एग्जांपल्स लिए हैं, एक सोलेनम हो गया, उसके बाद ट्यूनिया हो गया और धतूरा, ये एक ही फैमिली में रखे गए हैं जो कि है सोलोनेसी। ठीक है, सोलोनेसी फैमिली से ही ये बेसिकली तीनों बिलोंग करते हैं। बट अगर बात करें तो क्या इनमें सिमिलरिटी बहुत सारी हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, जैसे कि अभी आलू हो गया, उसके बाद अगर धतूरा की बात करें तो क्या उनमें कोई सिमिलरिटी आपको नजर आती है, होगी, बट वो क्या होगा, हायर लेवल पे होगी, बहुत कम सिमिलरिटी होंगी। अगर बात करें कि अगर सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम जैसे कि ब्रिंजल और क्या पोटैटो में अगर बात करें तो उनमें जितनी सिमिलरिटी होंगी उतना इन तीनों में सिमिलरिटी नहीं होंगी। ये बेसिकली बिलोंग करते हैं एक फैमिली से, बट इनकी क्या है, सिमिलरिटी का नंबर लेस होता जा रहा है। ठीक है, एमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्रीजिंग लायन टाइगर लियोपार्ड इज पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस इज द फैमिली फेलिडी। अब मैंने जैसे बताया कि जो हमारी फैमिली है फेलिडी, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे फेलिस भी आती है जो क्या है, कैट की कैटेगरी में आता है, और पैंथेरा भी आता है जो क्या है, लायन टाइगर और लियोपार्ड की कैटेगरी में आता है। तो क्या आप बताइए कि पैंथेरा शेर और बिल्ली में क्या बहुत सारी सिमिलरिटी हैं? नो डाउट सिमिलरिटी हैं, चीते में, बिल्ली में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारी सिमिलरिटी का मतलब ये है कि वो बिल्कुल सेम चीजों से बिलोंग करते हैं, नहीं। कुछ कैरेक्टर्स, उनके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि ये इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट जैसे जैसे हम नीचे आते हैं स्पीसीज तक पहुंचते हैं तो स्पीसीज में जो चीजें आती है वो मोर क्या होती है, क्लोज होती है। ठीक है, सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस एज वेल। अब बात करें अगर कुत्ते और बिल्ली में भी ऐसे तो कह सकते हैं बहुत सारी सिमिलरिटी है, ये भी क्योंकि सेम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो अगर बात करें हम कैट और डॉग की तो ये क्या है, इनमें भी बहुत सारी सिमिलरिटी होती है और बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या हम कह देंगे कुत्ता और बिल्ली एक ही है? नहीं, वो एक फैमिली से बिलोंग करता है, बट उनमें क्या है, सिमिलरिटी भी है, बहुत सारी डिफरेंसेस भी है। ठीक है, दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, फेलिडी एंड कैनिडी रेस्पेक्टिवली। डिफरेंसेस की बात करें तो वहां पे क्या है, फेलिडी और जो डॉग्स हैं उनकी जो फैमिली है वो है कैनेडी। ठीक है, तो ये रेस्पेक्ट ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड है, बट क्या इनमें बहुत सारी सिमिलरिटी है? नहीं, इनमें सिमिलरिटी इतनी ज्यादा भी नहीं है कि हम कह सकें कि ये एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो फैमिली से रिलेटेड ये चीजें हो गई कि इसमें सिमिलरिटी होंगी नो डाउट, बट इतनी सिमिलरिटी नहीं होंगी जितना कि जीनस और स्पीसीज में होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टेक्सॉन की तरफ जो कि है ऑर्डर। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assemble of families which exhibit a few similar characters। ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंस जेनरा इंक्लूड इन अ फैमिली। इसमें क्या होंगी, इसमें फैमिली से भी कम क्या होंगी, सिमिलरिटी होंगी। प्लांट्स फैमिलीज लाइक
convoluaceae, solanaceae are included in the order Polymoneales, mainly based on floral characters। अगर हम बात करें दो डिफरेंट क्या फैमिली में, जो कि प्लांट फैमिली में अगर बात करें तो इनमें क्या है, सिमिलैरिटी तो है क्योंकि ये ऑर्डर एक ही ऑर्डर से बिलोंग करती है, बट इनमें क्या है, सिर्फ बेस है इनका फ्लोरल करेक्टर्स के बेस पे आप इनको डिफाइन कर सकते हो कि जैसा फ्लोरल करेक्टर सोलनेसी में है वैसे कॉल्वोनेसली में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है। द एनिमल ऑर्डर कॉर्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। ऐसे ही जैसे कॉर्निवोरा एक क्या है, ऑर्डर है जिसमें ये फेलिडी और क्या कैनिडी दोनों फैमिली आती है। फेलिडी में बेसिकली बात करें तो इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, कैट हो गए, और कैनिडी में आते हैं क्या, डॉग्स हो गए। ये ऑर्डर एक ही है बट क्या इनमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है नहीं, कुछ करेक्टर्स इनके मिलते हैं बट इतनी ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है जितने की लोअर में थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्सॉन की तरफ जो कि है क्लास। इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। इनमें क्या होगा, ऑर्डर से रिलेटेड चीजें होंगी। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in a class Mammalia along with order Carnivora that indicate animals like tiger, cat and dog। अगर हम एग्जांपल्स में बात करें कि ऑर्डर जो प्राइमेटा है comprising monkey, gorilla and gibbon is placed class Mammalia। मैमेलिया क्या है, एक क्लास है जिसमें अगर बात करें हम तो मंकी भी आते हैं, गोरिल्ला भी आते हैं और गिबन भी आते हैं। ऐसे ही कार्निवोरा जो क्या है, ऑर्डर है, उसमें क्या है, जैसे टाइगर हो गए, कैट हो गए और डॉग हो गए। तो ये क्या है, एक ऑर्डर का ग्रुप है, क्या, क्लास। ठीक है। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो। मैमेलिया में और भी ऑर्डर आते हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे क्लास मैमेलिया। ठीक है। अगला जो डिवीजन है, सॉरी जो टेक्सॉन है वो है फाइलम, या इसे को हम डिवीजन भी बोलते हैं। क्लासेस कंप्रीजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। इसमें क्या है, फाइलम या डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, क्लासेस कंप्रीजिंग, क्लास को कंपेयर करके एनिमल्स लाइक फिशेस, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum। phylum में होगा कि यहाँ पे एक ग्रुप रखा जाएगा किसका, क्लासेस का। ठीक है। all these based on a common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system and hollow neural system are included in phylum chordata। अगर हम phylum की बात करें chordata में तो कॉर्डेटा में क्या है, अगर उसकी फीचर्स की बात करें तो उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेस ऑफ कॉमन फीचर्स, जैसे कि क्या है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस हो गई, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, बताएंगे कि ये क्या कॉर्डेटा में है कि कॉर्डेट्स है या फिर नॉन कॉर्डेट्स है, तो इसको हम इस बेस पे जज करेंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। प्लांट्स के केस में हम रखते हैं डिवीजन में और एनिमल्स के केस में रखते हैं क्या, फाइलम में। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, वो है किंगडम, जो कि क्या है, हायर लेवल टेक्सॉन है। सबसे हायर लेवल का टेक्सॉन है वो क्या है, किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू अ हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। एनिमेलिया इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जैसे कि एनिमेलिया क्या है, उसमें अगर हम बात करें तो सारे एनिमल्स की जो कैटेगरी है, कौन कौन से कहाँ रखे जाएंगे वो बात की बात है। बट अगर हम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं फंजाई की, प्लांटी की, प्लांटी में बात करेंगे बेसिकली ओवरऑल जितने भी प्लांट्स की जितनी स्पीसीज अभी तक प्रेजेंट है वो सब किस में आएंगे, प्लांट में आएंगे। ठीक है, प्लांटी में। ऐसे ही अगर बात करें एनिमेलिया की
तो जितनी भी नोन स्पीसीज है एनिमल्स की अभी तक, तो वो सब किस में आएंगी, वो आएंगी एनिमलिया में। द किंगडम प्लांटी on the other hand is distinct and comprises all plants from various division। जैसे कि प्लांट में मैंने बताया कि प्लांटी में क्या होगा, ओवरऑल जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे इंडिकेट करेंगे कि कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, प्लांटी से, ठीक है। henceforth we will refer to these two group as animal and plant किंगडम। इस टाइप से हम इनको क्या करेंगे, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, एक तो हो गया प्लांट किंगडम और एक हो गया एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टेक्सॉन, जो क्या थी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी, जिसको हमने डिवाइड करके रखा था कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे इनको कहाँ रखेंगे, बेस्ड ऑन देयर सिमिलर कैरेक्टर्स एंड देयर सिमिलर फीचर्स, ठीक है। तो ये हो गया टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। देखिए आपके सामने ये चार्ट लगा हुआ है, इसमें सारे जितने अभी हमने पढ़े एक एक करके सबके नाम दिए हैं एग्जाम्पल्स के सहित। उसके बाद सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अभी हमने पढ़े, तो उसको एक बार एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो है होमो सैपियंस सैपियंस। इनकी जो स्पीसीज है वो है सैपियंस, जीनस हो गई होमो, फैमिली हो गई होमिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम, या इसमें फाइलम आएगा क्योंकि ये ह्यूमन क्या बिलोंग करता है एनिमल किंगडम से, तो फाइलम इसमें आएगा वर्टिब्रेटा। और अगर किंगडम की बात करें तो किंगडम एनिमलिया। ये हो गया ह्यूमन का क्या एक डिवीजन। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे कि किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो फाइलम किस किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमलिया से। फाइलम हो गया वर्टिब्रेटा, क्लास हो गया मैमेलिया, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, फैमिली हो गया होमिडी, जीनस हो गया होमो, स्पीसीज हो गया सैपियंस। जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस सैपियंस। अब जो दूसरा एग्जांपल है वो है हाउस फ्लाई। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसकी जो स्पीसीज होगी वो डोमेस्टिका होगी, जीनस मस्का, फैमिली होगी मसेडी, ऑर्डर होगा डिपेरिया। सॉरी एग्जैक्टली क्लियर दिख नहीं रहा है, बट आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा। क्लास इंसेक्टा हो गया, फाइलम हो गया ये आर्थ्रोपोडा, और किंगडम हो गया एनिमलिया, ठीक है। मैंगो की बात करें, मैंजीफेरा इंडिका इसका बोटेनिकल नेम है, इंडिका इसकी स्पीसीज हो गई, मैंजीफेरा जीनस हो गया। इसकी फैमिली क्या लिखी है एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, आप लोग पढ़िएगा। ऑर्डर की बात करें सेपिनेडेल्स शायद, क्लास है डाइकोटिलीडॉन्स, फाइलम नहीं, यहाँ पे डिवीजन आएगा एंजियोस्पर्म, और किंगडम हो गया प्लांटी, ठीक है। वीट की बात करें तो वीट में हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका एस्टिवम क्या है, स्पीसीज है, ट्रिटिकम इसकी क्या है, जीनस है, पोएसी इसकी फैमिली है, पोएल्स इसका क्या है, ऑर्डर है, मोनोकोटिलिडान्स इसका क्लास है, एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन हो गया, और प्लांटी इसका किंगडम हो गया। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है फेरेटिमा पोस्चुरमा। सॉरी एग्जैक्टली ये शो नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसका जो अर्थवर्म का नाम है पोस्टुरमा लिखा है शायद। इसका जो जीनस है वो है क्या, फेरेटिमा हो गया। जो फैमिली है वो है मेगा सिलोडिसी शायद, ऑर्डर है ऑफीस्फोरा, ओलिगोकीटा इसका क्या है, क्लास है, इसमें डिवीजन फाइलम आएगा जो कि एनिलिडा हो जाएगा, और एनिमलिया इसका क्या है, किंगडम। तो ये क्या है, कॉकरोच का
अगर बात करें पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, इसका बायोलॉजिकल नेम है अमेरिका, इसकी अमेरिकाना इसकी स्पीसीज है, पेरीप्लेनेटा इसकी क्या है, जीनस है। फ्रॉग की बात करें राना टाइग्रिस, टाइग्रिस इसका क्या है, स्पीसीज है, राना जीनस है। सनफ्लावर की बात करें हेलियंथस एनस, एनस क्या है, इसकी स्पीसीज है हेलियंथस, जीनस हो गया। और मेज लास्ट में है जिया मेज, मेज को हम कहेंगे इसकी क्या स्पीसीज, और जिया इसकी क्या हो जाएगी, जीनस। तो ये इंडिकेट कर रहा है बेसिकली, एग्जांपल से कुछ याद रखेंगे, थोड़ा बहुत एक आध बार पूछ लेता है इनमें से, कि हाउस फ्लाई का जैसे पूछता है कि हाउस फ्लाई किस फैमिली से बिलोंग करती है, किस ऑर्डर से, किस क्लास से बिलोंग करती है। ऐसे ही अर्थवर्म का पूछ लेगा कि वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ह्यूमंस का पूछ लेगा किस ऑर्डर से, किस फैमिली से, किस जीनस से बिलोंग करता है। तो ये एग्जांपल्स हैं, चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेव कर लेंगे एंड याद रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टेक्सोनोमिक एड्स। टेक्सोनोमिक एड्स से क्या मतलब है, तो हम क्या करते हैं, देखिए बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो क्या हो रही हैं, लापता हो रही हैं। तो उनके कंजर्वेशन के लिए, उनकी रिजर्वेशन के लिए अलग अलग तरह के क्या होते हैं, प्रोग्राम्स या अलग अलग तरह की यूनिट बनाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक एड्स। इनमें कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में अब पढ़ेंगे, जैसे कि हर्बेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गए, म्यूजियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गई, की हो गई, फ्लोरा हो गई। ऐसे करके ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो क्या करती हैं, जो ऐसी पौधे, ऐसे जंतु या कोई भी ऐसी स्पीसीज जो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, गायब हो रही है, तो उनको क्या करते हैं, हम रिजर्व करते हैं। तो चलिए एक एक करके अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। हर्बेरियम में क्या होता है, ये एक तरह की क्या होती है, शीट होती है, जिसपे क्या करते हैं, हम किसी भी पौधों को क्या करते हैं, उनको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं और उनको प्रिजर्व करते हैं। हर्बेरियम शीट कई लोग मतलब कई प्रोजेक्ट्स में हम लोग भी बनाते हैं, जैसे कि एमएससी में हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, हर्बेरियम शीट बनाई जाती है। तो वहां पे क्या होता है, किसी भी पौधे की पत्तियों को या किसी ऐसे प्लांट को, फूल को, पत्ती को, जड़ को क्या करते हैं, उसको हम काटते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं, देन उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, और उसके बाद उसको हर्बेरियम शीट में एक कवर करते हैं, उसको रखते हैं। फर्दर दीज शीट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर इसको क्या करते हैं, हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस फैमिली से है, किस डिवीजन से है, किस प्लांट किस किंगडम से है, ऐसे करके उसका डिवीजन करते हैं, ठीक है। दीज स्पेसिमेंस along with their descriptions on herbarium sheet become a storehouse or repository फॉर फ्यूचर यूज। ऐसा करके हम क्या करते हैं कि इनको हम सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये इस फैमिली का था प्लांट, इस स्पीसीज का था, वो हम रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। द हर्बेरियम शीट आल्सो कैरी ए लेबल providing information about date and place of collection, English local and botanical name, family, collector names, collector name आदि। हर्बेरियम में क्या होता है, इसमें क्या होगा, पहले बात तो ये कि ये डेट और प्लेस बताएगी कि कब ये कलेक्ट किया गया था, उसके बाद उसका जो इंग्लिश लोकल और बोटेनिकल नेम है वो बताएगी, फैमिली बताएगी किस फैमिली से बिलोंग करता है, आल्सो जिसने भी कलेक्ट करके रखा है उसका नाम बताएगी। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रिफर सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज। ये स्टडीज के बेसिस पे ही होता है बेसिकली, कि हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि ये कौन सी स्पीसीज का है, क्योंकि कॉलेज वगैरह में क्या होता है, आपको ये तो पता नहीं है ना कि उनको एग्जांपल्स आप पौधे तोड़ तोड़ के बताओगे कि देखो ये स्पीसीज है। तो वहां पे क्या होता है, स्टडीज मटेरियल के लिए ही ऐसे हर्बेरियम शीट बनाई जाती हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये मतलब पौधा है, उसकी टहनी काट के क्या हो रही है, सॉरी इसका क्या है, एक पार्ट
जो क्या है उसके पत्तियों से रिलेटेड है उसको काट के एक हर्बेरियम सीड बनाई गई। उसके बाद वहां पे देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा, ये एक डाटा सीट बनी रहती है लास्ट में। यहाँ पे कलेक्टर का नेम, जिसने कलेक्ट किया है उसका नेम, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से है, किस जीनस से है, किस स्पीशीज का पौधा है, उसके बारे में लिखा जाएगा। एंड डेट लिखी जाएगी कि किस डेट को ये कलेक्ट किया गया था। ये होता है हर्बेरियम, ठीक है। नेक्स्ट है वो है बोटेनिकल गार्डन। These specialized gardens have collections of living plant for reference। यहाँ पे क्या होगा, अभी जो हम हर्बेरियम पढ़ रहे थे वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे नॉन लिविंग प्लांट्स थे, मतलब कि वहां पे प्लांट्स ऐसे थे जिनको हम क्या कर रहे थे, वो खत्म हो चुके हैं, या कह सकते हैं कि वो डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, या उनको हम वो लिविंग फॉर्म में नहीं थे, ठीक है। बेसिकली बात ये है कि वो लिविंग में नहीं है। बट बोटेनिकल गार्डन में क्या है, लिविंग प्लांट्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं। प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, गार्डन्स में उपलब्ध होंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। एंड इनमें क्या होगा, ये बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम और उसके फैमिली को इंडिकेट करेंगे। इसके थ्रू हम जान सकते हैं कि ये प्लांट इस फैमिली का है, इस जीनस का है, इस स्पीशीज का, ठीक है। The famous botanical gardens are at Kew, कि जो क्या है, कहाँ पे है, इंग्लैंड में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हार्वर्ड इंडिया, हार्वर्ड जो बोटेनिकल गार्डन है वो इंडिया में है। एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पे है, लखनऊ में। ये पूछता है बहुत बार, एग्जाम में पूछता है कि हमारा जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है इंडिया का, तो वो है लखनऊ में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली याद ये रखना है कि बोटेनिकल्स गार्डन में क्या करते हैं, लिविंग प्लांट्स को हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं या उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। और वहाँ पे जो भी बेसिकली आते हैं तो वो होता है एक तरह से कि आइडेंटिफिकेशन पर्पज से ही बेसिकली रखते हैं। उसके बाद उनका साइंटिफिक नेम क्या है, उनकी फैमिली क्या है, ठीक है। ये सब जानने के लिए बोटेनिकल गार्डन रिजर्व करके रखे जाते हैं। नेक्स्ट है वो है म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। कॉलेज एंड स्कूल में बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, म्यूजियम की तरह, म्यूजियम नहीं कह सकते बट एग्जैक्टली कहें कि प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं। जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम लोग को तो पता ही है ना, 11-12 में थे तो वहां पे क्या होता था, बहुत सारे कॉलेजेस वहां पे जंतु हैं, जो भी एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। पौधों को बहुत सारी लेबोरेटरी में प्रिजर्व करके रखते हैं। उनको बेसिस ये होता है कि जैसे बच्चे हैं तो उनको बताना है कि देखिए ये इसके कैरेक्टर्स हैं। मान लीजिए कि हाइड्रा है तो हाइड्रा को वो प्रिजर्व करके रखते हैं, उसके बाद उसको दिखाते हैं कि ये ऐसा दिखता है, इसकी अपीयरेंस कैसी है, इसके फीचर्स कैसे हैं। तो वो एक प्रैक्टिकल की भांति उनको समझाने के लिए, ठीक है। म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडीज एंड रेफरेंस। ये क्या होते हैं, स्टडीज एंड रेफरेंस के लिए। बेसिकली वह है कि इसको आप जान सको, पढ़ तो रहे हो, आपने थ्योरी पढ़ ली बट सामने से देख लोगे तो और हो जाएगा ना, रेफरेंस मिल जाएगा कि एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है, इसके ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स आर जार्स इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस। कंटेनर्स और जार्स में क्या होता है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है और उनमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस डाले जाते हैं ताकि उनकी बॉडी क्या हो, खराब ना हो, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस में आल्सो बी प्रिजर्व एट ड्राई स्पेसिमेंस। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। जो इंसेक्ट होते हैं उनको बॉक्स में रखा जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद अब ये ना कहिएगा कि क्या मैम वो जिंदा रहते हैं कि मर जाते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, वो नॉन लिविंग हो जाते हैं। सॉरी, मतलब कि वो उनमें जान नहीं बचती है वो, बट उनको ऐसे प्रिजर्व करके रखा जाता है कि उनकी बॉडी सड़े ना, इसलिए उनको क्या करता है, प्रिजर्वेटिंग सॉल्यूशंस में रखा जाता है, ठीक है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। अगर बात करें कि जो बड़े
एनिमल्स हैं और बड़े मैमल्स हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, तो वो बड़ी लेबोरेटरी में होता है, ठीक है। म्यूजियम्स ऑफ्टन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स आल्सो। ह्यूमंस के स्केलेटन हो गए, ये सारी चीजें भी बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में देखते हैं और वहां पे भी प्रिजर्व करके रखी जाती हैं। बेसिकली जब नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है कि उनको दिखाया जाता है कि ये बॉडी का ये पार्ट्स है स्केलेटल सिस्टम में, जैसे कि मान लीजिए स्टमक का पार्ट दिखाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाना है, लार्ज इंटेस्टाइन दिखाना है, तो वहां पे क्या होगा, एक्चुअल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है और उनको दिखाया जाता है कि ये पार्ट्स ऐसे कनेक्ट होता है इससे, ये एक होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम ऑफ्टन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, एनिमल्स के स्केलेटन भी प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये देखिए ये हो गया क्या म्यूजियम में, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है समुद्री घोड़ा इसको बोलते हैं, ठीक। इसको देखिए प्रिजर्व करके रखा गया है एक जार में और इसमें क्या है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन भी डाला गया है ताकि इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो। ये देखने में वैसा ही लगेगा जैसे कि जिंदा है, बट ये एक्चुअल में जिंदा नहीं होता है, ये क्या होता है डेड बॉडी होती है इनकी। इसको रखा इसलिए गया है ताकि सामने से दिखाया जाएगा कि इसके ये कैरेक्टर्स हैं, ये ऐसा दिखता है। ऐसे ही और भी जो क्या है एनिमल्स हो गए, ऐसे ही जो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उनके भी ऐसी चीजें हैं, उनके एनिमल्स ह्यूमन बॉडी के क्या है कंकाल हो गया, उसको भी प्रिजर्व करके रखा गया। ये बहुत सारे क्या है म्यूजियम में रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है जूलॉजिकल पार्क्स। ये क्या है, जूलॉजिकल पार्क में क्या क्या चीजें आती हैं। These are the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable use to learn about their food habits and behavior। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है निगरानी में, ह्यूमंस के निगरानी में, एंड उनको प्रॉपर वो इन्वायरमेंट दिया जाता है जैसे कि वो वाइल्ड लाइफ जीते हैं एक्चुअल में, उनको वो दी जाती है इन्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके साथ साथ इनको रखा क्यों जाता है ताकि इनकी हैबिट्स के बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में सही जानकारी मिल सके, ठीक है। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज फॉर एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। उनकी जो हैबिटेट्स होंगी उनको वैसा ही फील कराने के लिए या वैसी ही क्या है इन्वायरमेंट देने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है जूलॉजिकल पार्क्स में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं लायन है, इसको अगर जूलॉजिकल पार्क में रखा गया है तो इसके लिए पूरा वो इन्वायरमेंट बनाया जाता है, पूरी वो स्पेस होती है, एक तरह से जंगल की तरह ही पूरा क्या होता है स्पेस छोड़ा जाता है ताकि इसको कोई भी ऐसा इशू ना हो कि इसकी नेचुरल जो हैबिटेट्स हैं वो छूटें, ठीक है। इसको यहाँ पे रखा क्यों गया है, क्योंकि बाहर से लोग जाएंगे देखेंगे तो वो उसकी हैबिट्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे उसकी हैबिट्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में अच्छे से क्या होगा नॉलेज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इसके बारे में देख लेते हैं। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कॉपलेट। ये क्या है बेसिकली की क्या रेफरेंस है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। दिस रिजल्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शंस ऑफ वन अनदर। इसमें क्या है दो सिमिलर चीजों को आप, जैसे सिमिलर कैरेक्टर्स वाली चीजें हैं तो उनको आप लाओगे, उसके बाद देखोगे कि कौन सा बेटर है, उसमें एक चूज करोगे और दूसरे को क्या करोगे रिजेक्ट करोगे। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। की का प्रत्येक स्टेटमेंट एक लीड कहलाता है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ये बेसिकली एनालिटिकल होती है नेचर के खिलाफ, ठीक है। बात करें की में तो दो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले पौधों को क्या होता है लाया गया, उसके बाद देखा गया कि इसमें किस में ज्यादा बेनिफिट है या किस में ज्यादा सिमिलरिटी है, कौन ज्यादा नेचर के लिए अच्छा है, तो उसको क्या करेंगे फिर रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। कुछ और टेक्सोनॉमिक एड्स हैं
ये लास्ट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा से देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है, कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। These provide the index to the plant species found in a particular area। फ्लोरा से मतलब क्या है? ये एक बेसिकली होता है कि पर्टिकुलर एरिया में जितने प्लांट्स हैं, कौन कौन सी स्पीसीज के प्लांट हैं, उनको क्या करते हैं, उसी प्रॉपर एरिया में क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, ताकि वो डिस्टिंक्ट ना हो या फिर उनका कह सकते हैं कि विलोपन ना हो। तो उसको हम बोलते हैं क्या? फ्लोरा। मैनुअल से क्या तात्पर्य है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। ये भी जैसे फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होता है बेसिकली प्लांट्स के केस में, और मैनुअल होता है बेसिकली क्या, ये भी स्पीसीज से ही रिलेटेड होता है। जो स्पीसीज जहां पे जिस एरिया में बेसिकली पाई जाती है वहीं पे क्या होती है, रिजर्व होती है। ठीक है। मोनोग्राफ क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन। मोनोग्राफ से मतलब है कि किसी भी टेक्सॉन के लिए, जैसे कि अभी हमने सारे टेक्सॉन पढ़े, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। तो ये बेसिकली एक, जैसे एक प्रॉपर किंगडम के लिए, तो उसके लिए क्या क्या उसकी करेक्टर्स हो सकते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। कैटलॉग क्या है? ए लिस्ट ऑफ ऑल स्पीसीज ऑर्गेनाइज्ड इन सम वे, दीज आर यूजुअली अल्फाबेटिकली। कैटलॉग एक तरह से ये यूज होता है कहाँ पे, एक जैसे हर्बेरियम शीट हो गई, ऐसी चीजों पे यूज होता है। ये कैटलॉग होता है और अल्फाबेटिकली लिखा जाता है कि पहले क्या लिखा जाएगा, उसके बाद ऐसे करके। तो ये हो गया कैटलॉग। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास, आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। ये हो गया कंप्लीट अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरा चैप्टर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कल कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।